नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। उषा मार्टन को लेके अपडेट है, आपको ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे टाटा जी को लेकर बड़ी खबर आई है और बड़ा निवेश इस कंपनी में देखने को मिला है। जो लोग भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं या फिर होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो लॉटरी उनकी लग सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता कि जब कोई बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक को खरीदे तो वो उसके बाद बुलिश ट्रेंड ही दिखाए। बड़े प्लेयर के खरीदने के बाद बड़ी बार देखा गया है एक स्टॉक बेरिश ट्रेंड में आता है और काफी टाइम के बाद एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि आखिर एक स्टॉक बुलिश जोन में जाने वाला है या फिर एक बेरिश जोन में जाने वाला है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी तो हम पैसा बना पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं उषा मार्टन के स्टॉक को, और ये जो टाटा ने बाइंग की है उसके बेसिस पे ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ, उस चीज को भी हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो करके दिखाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको जो होल्डिंग इसमें इंक्रीज की गई है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल साइज का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में बात आती है कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो हमारे नेट प्रॉफिट से 10-20% ऊपर नीचे हो तो चलता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा 30% से तो दिक्कत की बात होती है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग में ही दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उसे कैश में भी कन्वर्ट कर रही है, ये बात अच्छी है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे ये चीज़ को इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के हिसाब से कोई चीज़ जो है वो इम्पैक्ट डालती है। बात करते हैं कंपनी के कर्जे की, तो कंपनी के ऊपर कर्जा 0.17 रेशो रिस्क के हिसाब से है, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो ये बिल्कुल भी लो रिस्क कंपनी है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। कंपनी का कोई कर्जा इतना बड़ा नहीं है कि कल को कंपनी डूब सकती है, ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी देखने को नहीं मिल रहा है अभी के हिसाब से, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास अगर बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास 2000 करोड़ के करीब अभी रिजर्व है और ये रिजर्व इंक्रीज होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 करोड़ के करीब की है, तो यहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि ये अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को ना ही इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने छोटा सा कर्जा जरूर लेके रखा है 197 करोड़ का, ये बात ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में 157 का है, तो ये आप कह सकते हो कि इनके पास नियर अराउंड 350 करोड़ के करीब कर्जा है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2000 करोड़ का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, तो यानी कि ये 2 मिनट में चुटकियों में अपने कर्जे को खत्म कर सकते हैं। इन्होंने जो लोगों की देनदारी देनी है वो 298 करोड़ की है, तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन्होंने सर्विस वगैरह समझ लो ले ली है, अब ये आगे इन्होंने पैसा देना है। बट बात करें इनके पास जो पैसा आना है, तो देखिए इन्वेंट्री 889 करोड़ यानी कि स्टॉक इनके पास पड़ा है। ट्रेड रिसीवेबल इन्होंने सर्विस आगे दे दी है, इनको पैसा आना है 499 करोड़ का। इसके अलावा 161 करोड़ की कैश भी पड़ी है। तो भैया, अगर बैलेंस शीट, अगर हम रेवेन्यू वगैरह सारी चीज़ें देखें तो हमें कैश रिच कंपनी दिखती है। हमें कोई भी दिक्कत फंडामेंटल के हिसाब से अभी तक कोई इसमें नहीं देखने को मिल रही है। ओके कंपनी है, यानी कि हम बोलेंगे कि हाँ भैया खानदानी कंपनी है, आप ये कह लो कि हाँ भैया जेब में पैसा तो कंपनी के है, तो यानी कि हमें फंडामेंटली घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। कंपनी काम भी कर रही है। अब बात आती है यहाँ पर कहाँ खरीदा है टाटा ने, ये बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टाटा मल्टी कैप फंड ने अपनी होल्डिंग 1.17% कर दी है और पिछले 3 महीनों में ये सबसे बड़ा चेंज इस कंपनी की होल्डिंग में आया है। टाटा मल्टी कैप फंड यानी कि टाटा का जो डायरेक्ट प्लान आता है इक्विटी का, उन्होंने इसके अंदर 1% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है इंक्रीज की है। इसके अलावा भी क्वांटम कमोडिटी फंड ने भी इसके अंदर 2.91% की होल्डिंग जो है वो चेंज की है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो होल्डिंग चेंज की गई है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे मार्च में जो होल्डिंग हुआ करती थी म्यूचुअल फंड की वो 2.11% की थी, जून में हुई 3.39, सितंबर में हुई 3.81 और दिसंबर में क्या हुआ 3.40। लेकिन अगर आप मार्च से
से लेके दिसंबर तक देखोगे तो 3.40 की है। और ये जो 3 महीनों में अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मार्च में जो होल्डिंग थी 2.11 की थी, जून में ये थी और दिसंबर में होगी 3.40 की। ये जो होल्डिंग इंक्रीज हुई है ये 1.17 पिछले 3 महीनों में जो पैसा आया है ये टाटा मल्टी कैप फंड का और क्वांटम कमोडिटी फंड का इस स्टॉक के अंदर आया है। ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पैसा है कि इतनी बड़ी होल्डिंग इन्होंने 3 महीनों में इसमें फेरबदल जो है वो किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने बड़ा पैसा इसके अंदर निवेश किया है। बट अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्टॉक को लिया है तो ये स्टॉक भाग जाएगा। देखिए अब हमें समझना है कि करना क्या है। देखिए इसकी पी रेशो देखिए 26 की है, बहुत अच्छी रेशो है। प्राइस टू बुक देखोगे 4.62 का है, डिविडेंड यील्ड देखोगे 0.81 की है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा यहाँ पे पी रेशो भी देखने को मिल रहा है। अब बात ये आती है कि जब टाटा ने खरीदा है तो क्या हम भी खरीद लें? तो चलिए आइए टेक्निकल बेसिस पे समझते हैं। देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप खरीद सकते हो, लेके भूल जाइए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं मैं सही जगह पे वार करूं, मैं हूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर लेकिन मैं सही जगह पे खरीदना चाहता हूं जिधर से ये रिवर्स हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ऐसा लेवल कभी भी आपको नहीं मिलेगा जिधर से स्टॉक रिवर्स हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अभी के हिसाब से जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसने ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल होने की कोशिश है और ये स्टॉक नियर अराउंड 288 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी वो आप देख सकते हो कहाँ पे हुई थी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग मार्च में आप देख लीजिए, मार्च 2023 में 2.11 की थी, जून में कितनी हो गई 339, यानी कि इन्होंने मार्च के करीब स्टॉक में बाइंग की थी 2023 में। तो मार्च में जो स्टॉक था उस टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो जून में अगर आप यहाँ पे पीछे लेकर चलो तो यानी कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ से खरीदना शुरू किया हुआ है, ध्यान रखिएगा 220 रुपए के लेवल। तो यानी कि अगर ये स्टॉक आने वाले समय में कभी भी आपको 220 रुपये 224 रुपये मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा लेवल होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड टाटा के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे उनके साथ जाना है, तो उन्होंने तो होल्डिंग भैया पिछले 3 महीनों में कितनी चेंज किया है 1.17। तो पिछले 3 महीने अगर आप पीछे चले भी जाते हो तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का। तो हम कह सकते हैं कि भैया इन्होंने कहीं ना कहीं जनवरी में या फिर फरवरी दिसंबर में कहीं ना कहीं होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी जो टाटा का लेवल है वो कौन सा निकल कर आ रहा है 288 का, क्योंकि यहीं से रिवर्सल आया था ये। तो यानी कि जो टाटा की आप देख रहे हो बाइंग वो इस लेवल पे कहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। तो इनका एवरेज प्राइस 288 के करीब होगा। अभी के हिसाब से जो ब्रेकआउट आया है वो इस कैंडल पे आया है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। आई बिलीव दैट काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस 288 के करीब होंगे, काफी सारे लोग एग्जिट करेंगे इस लेवल पे। बट हमें सत्य पता है, हमें इसकी रियलिटी पता है कि 288 के करीब तो टाटा म्यूचुअल फंड इसके अंदर होल्डिंग बना के बैठा हुआ है। तो हमें यहाँ पे निकलना नहीं है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आई बिलीव दैट 288 के करीब इसमें 30% पैसा हमें अपनी कैपिटल का लगाना चाहिए। अब 30% कैसे होगा, अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम अपना जो पैसा है वो क्या करेंगे, वो नियर अराउंड क्या करेंगे, अपने पैसे को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10 कंपनी में। तो हम इसके लिए 10,000 निकाल देंगे, तो हम 288 के करीब इसमें 3000 जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। बाकी 7000 हम वेट करेंगे 253 224 के करीब, क्योंकि ये सबसे अच्छा लेवल है। हमें भी पता है कि जो सबसे पहले बाइंग हुई थी वो इसी लेवल पे हुई है। तो हम 30% फिर यहाँ पे ही क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे ही सारा पैसा क्यों नहीं डाल रहे। देखिए बड़ी बार ऐसा होता है हम स्टॉक का वेट करते रहते हैं अपने लेवल का, वो वहाँ नहीं आता है, वो पहले ही घूम जाता है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट बाइंग हुई है यहाँ पे हुई है, उसके पहले बाइंग यहाँ हुई थी, तो हम भी उनके हिसाब से ही चलेंगे। तो आई बिलीव दैट अभी के हिसाब से ये हो सकता है कि ये स्टॉक 253 रुपीज तक आए और वहां से रिवर्स करने की कोशिश करें। क्यों यहां से मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पहले चला करता था एक चैनल पैटर्न में, जिस चैनल पैटर्न को इसने यहां पे ब्रेक किया था, यहां से बाहर निकल गया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि ये इस चैनल पैटर्न तक आने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें पहली बाइंग 288 के करीब देखने को मिलेगी, उसके बाद 253। दोस्तों ये भी हो सकता है आपको 253 का लेवल कभी भी देखने को ना मिले, ये यहीं से रिवर्स कर जाए। लेकिन हमें कभी भी पूरी कैपिटल एक लेवल पे नहीं लगानी है, हम यहाँ पे 30% बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे ही यहाँ से रिवर्स होके अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया 382 400 जाना शुरू हो जाता है,
तो भैया हम 70% अपना यहाँ भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें पता है अब ये हमारे हिसाब से चलना शुरू हो गया। बट अगर ये यहाँ पे नहीं चलता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम 253 224 के पास तो बैठे ही हैं। तो एज पर टेक्निकल लेवल ये चीज़ें बनती हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो देखिए जब हम फंडामेंटली कोई स्टॉक लेते हैं तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है फंडामेंटली अच्छा है, आज नहीं तो कल 1-2 साल के बाद इसको चलना ही पड़ेगा। अगर इतना सारा म्यूचुअल फंड इसमें लेके बैठा हुआ है तो हमें भी चलना चाहिए। अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं, अगर आप इसकी होल्डिंग की भी बात करते हो ना, तो मैं आपको इसकी होल्डिंग भी दिखा देता हूं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग पहले प्लेज हुआ करती थी, अब उनकी होल्डिंग उन्होंने छुड़वा ली है। एफआईज अच्छे खासे इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। डीआईज की बात करें तो वो भी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो वो भी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें तो पैसा बड़े प्लेयर्स का अच्छा खासा लगा है। म्यूचुअल फंड की भी 3% से ज़्यादा की होल्डिंग इसमें है, तो घबराने वाली बात तो मुझे कोई दिखती नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर भैया कोई बुरी खबर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो एक अलग बात रहती है। तो फिलहाल के लिए इसमें स्टॉप लॉस नहीं बनता। मेरा जो मानना है, या मेरा टेक्निकल जो स्टडी कहती है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 253 224 के पास एक बार आने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर हमें वहां पे मिले तो वहां बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब इस लेवल से जब रिवर्स करने की कोशिश करें, हमें तब भी बाइंग करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होता एकदम से स्टॉक आया हम बाइंग करना शुरू कर दें, नहीं, हमें कोई सिग्नल मिलेगा हम तब लेंगे। अगर सिग्नल कैसे देखना है, तो सिग्नल के लिए मैं आपको बता दूं, हमारा मनी मेकर RS चैनल है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और इसके अंदर आप टेक्निकल स्टडी सीख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा सिग्नल कैसे लिया जाता है। ठीक है, टेक्निकल सीखना चाहते हो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें। बाकी देखिए इसमें सबसे अच्छा प्राइस कभी मुझे पूछना चाहोगे आप, तो मैं कौन सा मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ भैया मुझे कभी ये इन फ्यूचर 37 पे मिल जाए तो मैं तो आंखें बंद करके ले लूँगा। बट वो लेवल आने को दूर रहा, कभी मार्केट क्रैश होगी तो तब आ सकता है। बाकी मैं आपको बता दूँ 253 224 180 151 116 ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे आप एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ ट्रैप हो चुके हैं और आपकी फीलिंग इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। वैसे तो कभी भी इतनी नीचे एवरेज नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 224 के नीचे बिल्कुल भी एवरेज नहीं करनी चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि 224 के नीचे हो सकता है इसमें नेगेटिविटी शुरू हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे की तरफ दिखा दे। हमें इसमें मैक्सिमम एवरेज 224 तक करनी चाहिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए। फिर हाँ, अगर ये फॉल करे तो 151 या 116 के पास कहीं एवरेज करनी चाहिए। बीच में ये लेवल एवरेज के लिए अच्छे नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो भैया वो यहाँ पे सोच सकता है। बेटर होगा आप 224 के ऊपर ही रहें तो काफ़ी अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी अगर हम बात करें अभी के हिसाब से क्या इसका ट्रेंड बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ट्रेंड बुलिश है। नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है जो कि 288 का हो सकता है। बाकी अगर ये ऊपर की तरफ कभी भी निकलता है जैसे कि 324 का लेवल है तो आप इसमें कह सकते हो दोबारा एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर कोई लेना चाहता है तो 324.80 का वेट करे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी लेना है, कोई ब्रेकआउट देगा तभी लेना है। ये ब्रेकआउट क्या होता है, ये सस्टेन क्या होता है, जिनको नहीं पता आप मनी मेकर RS चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर देख सकते हैं। बाकी इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेंड जो था वो ब्रेक हुआ था और वो ट्रेंड था ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको रीटेस्ट भी किया था, तो दोबारा से हो सकता है अगर ये ऊपर की तरफ निकला तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हिट कर सकता है। तो आने वाले समय में भैया ये मल्टीबैगर भी हो सकता है। और अगर आप 2030 तक रखते हो इस स्टॉक को तो कहीं ना कहीं आप लोग देख लीजिए, टारगेट तो 1000+ के निकल कर आ रहे हैं। अब तो ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट तो आया हुआ है। ठीक है, बस ये नीचे की तरफ एवरेज कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने खरीदा है तो कुछ सोच समझ कर खरीदा होगा, तो आप उसके साथ जाना चाहते हो तो आई बिलीव दैट 2030 में ये स्टॉक अच्छा खासा 1300-1500 भी जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड टूटा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अभी के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ निकला तो आप कह लीजिए 438 जाएगा। 25 में देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे देखते जाओगे तो 600 कुछ जाएगा। तो जाने वाले समय में अगर 2030 में हो सकता है, देखो क्या हो जाए, ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके इस ट्रेंड तक आए और फिर ऊपर की तरफ निकले। तो इस तरह से अगर आप लेके चलो तो 1000+ के टारगेट आराम से आपके 2030 में मैं कहता हूँ इसमें बनने चाहिए। इतनी जल्दी टारगेट नहीं आएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी जिस स्टॉक को लेते हैं वो सबको एग्जिट करवाने के बाद ही किसी स्टॉक को ऊपर की तरफ चलाते हैं। तो आई बिलीव दैट 253 224 पे मिले तो बहुत अच्छा है। अभी के हिसाब से 288 के पास 30% बाइंग करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब